जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट से जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। सिन्हा के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान जम्मू कश्मीर में शरह-ए-नमू बेहतर हुई है। हाल ही में मंजूर बजट से तरक्की के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है। एलजी कहते हैं कि मुल्क और बैरून मुल्क के सरमायाकार अपना सरमाया जम्मू कश्मीर में मशगूल करने के लिए आगे आ रहे हैं। एलजी ने उम्मीद जाहिर की कि मकामी सरमायाकार भी इस में आगे आएंगे। एलजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर के लिए 1965 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। टूरिज्म सेक्टर को 450 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स और मुलाजमीन की ट्रांजिट रिहाइश तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। माशी तौर से कमजोर लोगों के लिए भी रिहायशी कॉलोनियां बनवाने का ऐलान किया गया है। एलजी ने ऐलान किया कि निसाब माविन सरगर्मियों में योगा शामिल किया जाएगा और 1000 स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। एलजी के मुताबिक कश्मीर में नाइट लाइफ बहाल की गई है। इसी बीच एप्टेक तनाज़े पर एलजी ने सफाई दी। मनोज सिन्हा कहते हैं कि मुनासिब टेंडरिंग के जरिए कंपनी भर्तियों के अमल में शामिल की गई। इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। सिन्हा के मुताबिक इस ज़िम्न में पूरा तरीक़ेकार शफाफ और सही ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने उम्मीदवार नौजवानों से दरख्वास्त की कि भर्तियों में ताखीर करने की कोशिश कर रहे लोगों के चुंगल में न फंसें। चीफ सेक्रेटरी AK मेहता ने बताया कि पिछली हुकूमतों के दौर में बेकायदगियां करते हुए 2.5 लाख मुलाजमीन के तकर्रात हुए। ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले में कई तजावुज मौसूल हुई हैं और मुताल्लिका कमेटी सभी उमूर की जांच पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने कहा है कि उलमा के इजलास के बावजूद लोगों में इंतशार खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद एक रोजा रखने से मुतालिक उलमा के बयान पर वजाहत तलब की है। डॉक्टर अंद्राबी ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपनी रुयत हिलाल कमेटी होनी चाहिए। हजरात, जो हम ये मानते हैं कि कौम को एक सही रास्ता दिखाते हैं, जो कल उन्होंने कहा है वो लोगों को फैसला लेना है कि उनको क्या करना है। क्योंकि जब आइमा हजरात वैसे बोलते हैं कि अब ईद के बाद एक रोज़ा रखना है तो लोगों में फिर से इंतशार पैदा हो गया। कल जब हमारे किबला कासमी साहब ने कहा कि डॉक्टर अंद्राबी साहिबा को अपना इंतज़ामिया जो वो वक्फ चलाती है उसमें हम खुश हैं और वो चलाएं, उसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन आप भाइयों का सवाल है तो आप मानोगे नहीं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि किबला ने सही फरमाया और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमें इंतज़ाम जो वक्फ का है वो माशाअल्लाह उनकी दुआओं से हम आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर उनकी दुआएं भी हमारे साथ रही तो वक्फ आगे बढ़ेगा। रही बात कि बाकी जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हमें खुशी है कि अगर वो कर पाएँ, इसको आगे बढ़ा पाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि आइमा हजरात, हमने पहले भी बोला है कि वक्फ बोर्ड रोहित हिलाल कमेटी से कोई मतलब ही नहीं था। हम तो अपनी जगह है। हमने हमेशा यही कहा है कि ग्रैंड मुफ्ती जो कहते हैं हमने उसी पे तकिया किया, लेकिन जम्मू वालों ने ये तो माना नहीं क्योंकि उनका एक रोज़ा फिर टूट गया है और वो क्या अब करेंगे वो जाने। तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, वक्फ बोर्ड का काम हम कर ही रहे हैं। अगर उलमा ने कहा कि हम अपनी एक बोर्ड तश्कील दी, क्या आप इसमें वो रिकॉग्नाइज करेगी सरकार? वो गवर्नमेंट के साथ जब बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट जाने। तो क्योंकि अभी तो मेरे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, तो अभी तो वायुं के जरिए से ही वो सारे बयानात सुन रही हूँ। लेकिन जो हमने कहा कि एक रोहित हिलाल कमेटी होनी चाहिए अपने इस स्टेट की, वो अलग मामला है। क्योंकि इंतशार फिर भी लोगों में कम नहीं हुआ उनके इजलास के बाद भी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ईद के बाद
जो हमसे आज रोज़ा छूट जाएगा, जितना हमारे पास इल्म है हम उन जैसा इल्म नहीं रखते हैं, लेकिन इतना इल्म हम रखते हैं कि जो हमें पता है कि अगर एक रोज़ा छूट जाएगा तो 60 रोज़े हमें रखने हैं, यानी कि शवाल के 6 रोज़े के बाद और 60 रोज़े एक रोज़े के बदले रखने हैं। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। ये सिर्फ हमारे आइमा हजरात को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कॉल दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई पर कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। पीडीपी सदर ने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि वो दीगर सियासी पार्टियों को मुनासिब मौके दें। इधर सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। इनका कहना था कि मुल्क जमहूरियत पर हमले से परेशान है। कुछ सियासी लीडर हालांकि साथ आने के तजब्जुब में मुब्तला है, लेकिन मुल्क को बचाने के मिशन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तर्जमान एडवोकेट आरिस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। इनका कहना था कि पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने में अपोजिशन कभी कामयाब नहीं हो सका और न ही कभी कामयाब होगा। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कॉल दी है। आज उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई पर कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में और ऐसे वक्त में तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। अपोजिशन मोदी हुकूमत के खिलाफ एक महाज बनाए। और पीडीपी सदर ने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि वो दीगर सियासी पार्टियों को मुनासिब मौके दे, क्योंकि आज श्रीनगर में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद भी पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी और के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका कहना था कि मुल्क जमहूरियत पर हमले से परेशान है। कुछ सियासी लीडर हालांकि साथ आने के बारे में तजब्जुब में मुब्तला है। तो अपोजिशन और महबूबा मुफ्ती खासतौर से चाहती हैं कि अपोजिशन जो वक्त है, इस वक्त अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और एक साथ सरकार सामने खड़ा होना चाहिए। हालांकि इस पूरे बयान पर बीजेपी का भी बयान आया है और बीजेपी के तर्जुमान आरिस पठानिया ने कहा कि यह सिर्फ अपोजिशन की सोच है। अपोजिशन कभी एक नहीं हो सकता है, मुत्तहिद नहीं हो सकता है। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर अपोजिशन को मुत्तहिद होने की अपील की है और उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई पर कहा है कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। पीडीपी सदर ने कांग्रेस पर भी जोर दिया कि वो दीगर सियासी पार्टियों को मौके दे। इधर सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका कहना था कि मुल्क जमहूरियत पर हमले से परेशान है। कुछ सियासी लीडर हालांकि साथ आने के बारे में तजब्जुब में है, लेकिन मुल्क को बचाने के मिशन में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी तर्जुमान का बयान भी इस पर आया है। आज का दिन हमारा सर्दियों के बाद जो हिंदुस्तान को कहा जाता है सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज मुझे लगता है सबसे बड़ा अटैक जो है उसी जमहूरी निजाम पे हो रहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रहा है जिसके बलबूते पे ये मुल्क बना हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं बदकिस्मती से इसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज, चाहे पीडीपी थी, एनसी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम यहाँ एक चुनिंदा सरकार बनाएंगे। और उस वक्त फैक्स का बहाना करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व किया गया और सरकार बनने नहीं दी। ये एक आने वाले वक्त की तरफ इशारा था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उसको जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इसको रिएक्ट करना था, जिस तरह रिस्पांस देना था वो नहीं दिया। पर आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उनके जो कन्विक्शन आया उसके ऊपर जो सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जितनी भी जमातें हैं, इसमें ज्यादा जमातें जो हैं कांग्रेस की पार्टनर्स रही हैं, अलायंस पार्टनर्स रही हैं, तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करे, उनकी जगह को चोक ना करे। दे विल हैव टू बिहेव लाइक एन एल्डर ब्रदर, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस वक्त मरो या डू एंड डाई की सिचुएशन है। तो
अगर इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे नहीं होंगी जमहूरियत को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट सर्वाइवल ऑफ जस्ट राहुल गांधी, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया हो, हमारे एग्जीक्यूटिव हो, तो जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन। ये सियासत जा रही है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम नहीं, कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां मिलकर, अगर हम कांग्रेस और सारी पार्टियां मिलकर अगर डेमोक्रेसी को डिफेंड नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो एनार्की हो जाएगी हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी तकलीफ। अपील के लिए आप फाइनली जा रहे हैं, अपील के लिए? क्यों कई लोगों को ये लग रहा था कि वो जाएंगे, कि वो जेल चले जाए। अरे राहुल जी ने एक बात कह दी है कि वो डरते नहीं, किसी चीज से वो डरते नहीं। हमारा फर्ज है कि हम राहुल जी को प्रोटेक्ट करें। हम उनके पीछे चल रहे हैं। हमने कहा कि हमें गर्व है उन पर, फख्र है उन पर, तो हम उनके पीछे चल रहे हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करें, ये हमारा फर्ज है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ेगा, जिस तरह से भारत का कद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ेगा, वैसे ही ये साजिशें भी बढ़ेंगी, ये गैंग भी बढ़ेंगे और ये अनहोली अलायंसेस भी। किसी की आइडियोलॉजी क्या है, किसी की विचारधारा क्या है, किसी का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र क्या है, किसी का स्टैंड पॉइंट हर विषय को लेके, ज्वलंत विषयों को लेके, देश के ज्वलंत विषयों को लेके क्या है, लेकिन एक मंच पे आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम गैंग बना के भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। 2014 में भी किया गया, 2019 में भी किया गया, एक ट्राई और 2024 में करें। लोग ये अगर इकट्ठे हैं तो लोग भी इकट्ठे हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आपके ध्यान में रहे जो पिछले दिनों कुछ डेवलपमेंट्स राष्ट्रीय स्तर पे, विशेषकर पार्लियामेंट में और विशेषकर डिस्क्वालिफिकेशन को लेके हुई है, हमारा साफ और स्पष्ट मानना है कि जो भी हुआ है एग्जैक्टली जिसे कहते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ उसके मुताबिक हुआ है। दफा सेक्शन 8(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट साफ कहती है कि 2 साल का अगर कन्विक्शन होगा तो अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। धारा 8 और फिर उसकी जो दूसरी जो 4 सब क्लास 4 है वो कहती है कि 3 महीने का ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा, 3 महीने तक कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया नो, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। इसी कानून के चलते लक्षद्वीप के जो एमपी हैं, एनसीपी से शायद है वो, और उन्होंने अपनी सीट ऑलरेडी गवाई है। अब वो कह रहे हैं वापस करो, खैर हो जाएगी वापस उनकी। तो लक्षद्वीप के एमपी के साथ जब ये हुआ तब भी है नहीं, लेकिन जब एक कांग्रेस के राजकुमार के साथ हुआ तो जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक विषय बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना है देश का जनमानस कॉमन सेंस रखता है, कानून की छोटी सी एक जिसे कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग देश के जनमानस को है, और इनका ये गैंग, ये पैंतरा भी जिसे कहते हैं मुंह के बल गिरेगा। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। आप कि बहरूपिया किरण पटेल से जुड़ा हुआ यह मामला है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किए गए हैं। आईएएस विजय कुमार बिधोड़ी मामले की जांच पड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते पहले बहरूपिया किरण पटेल को श्रीनगर में पकड़ा गया था, जो कि आईएएस के भेष में छुपा हुआ था और जो वीआईपी ट्रीटमेंट है उसका फायदा उठा रहा था। और अब ये पुलिस की गिरफ्त में एक तरह से है। इस पर लगातार इंक्वायरी की जा रही है। इस वक्त जो बड़ी खबर है कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किए गए हैं। आईएएस विजय कुमार बिधोड़ी मामले की जांच करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अब बहरूपिया किरण पटेल एक तरह से पुलिस के गिरफ्त में पहले ही आ चुका है, लेकिन अब इस पे एक तरफ से इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इंक्वायरी अफसर बनाया गया है, तो ऐसे में अब इस पे जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ेगी। तो किरण पटेल से जुड़ा हुआ मामला है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किए गए हैं। आईएएस विजय कुमार बिधोड़ी इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करेंगे। बहरूपिया किरण पटेल भेष बदलकर श्रीनगर में रह रहा था और कई महीनों से वो श्रीनगर में था, जहां पर वीवीआईपी उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। पीएमओ का अफसर अपने आप को बता रहा था और उसकी जब गिरफ्त हुई तो कई परतें एक तरह से खुली हैं। अब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। पूरी इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और इस
बहरूपिये के तार कहां से जुड़ते हैं, इसकी जांच पड़ताल होगी। इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शब्बीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, किरण पटेल के मामले में और ज्यादा जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि पहले भी जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता चुके हैं कि कई एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल करती रही, लेकिन अब बाकायदा एक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। जी हुरैरा, ये ज़रूरी था और ये मुतवक्के भी था, क्योंकि इस मामले में ख़ास तौर पे इस जांच की बात करें तो इस जांच में ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि सिक्योरिटी उनको कैसे मिली और जो अफसरान हैं उनका कहाँ पे लैप्स रहा, वो कब से कहाँ किस तरीके से यहाँ पहुँचा, उनकी सिक्योरिटी किसने दी, वो अफसरान जिनका लैप्स है या इसमें जो मुलविस है। हम मुसलसल कहते आ रहे हैं कि 4 महीने तक एक शख्स, आप कह रहे हैं कि उन्होंने धूल झोंकी, और धूल इस तरह इतना आसान भी नहीं है यहाँ धूल झोंकना। इसमें अफसर मुलविस हैं, इसमें कुछ IAS अफसरों के खिलाफ इब्तदाई पूछगछ भी हो चुकी है और अब ये पक्का हो गया कि एक कमेटी बाकायदा बनाई गई, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा था कई चीज़ों पे भी, तो उनकी भी अब बाकायदा जांच होगी, कमेटी बनाई गई है और कमीशन पूरे मामलात को देखेगा और इम्कान यही है कि इसमें IAS लेवल के भी कुछ अफसरान पे गाज गिर सकती है। तो बिल्कुल से बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अब एक इस पूरे मामले में इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इसका इंक्वायरी अफसर बनाया गया है। IAS विजय कुमार बिधोड़ी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रमजान और नवरात्रि एक ही महीने में मनाया जाना एक अच्छा शगुन है और यह जम्मू कश्मीर में भाईचारे और अमन के अहया का आगाज हो सकता है। इन जज्बात का इजहार कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के दुर्गा नाग मंदिर में अष्टमी के मौके पर मुनक्किद होने वाले महायज्ञ के दौरान किया। इस यज्ञ के दौरान खुसूसी हवन भी मुनक्किद किया गया, जिसके दौरान मुल्क में खासकर जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली की दुआएं की गई। अकीदतमंदों ने हालात मामूल पर आने और मुंतखब टारगेट किलिंग के खात्मे के बाद अपने मादरे वतन वापस लौटने की ख्वाहिश जाहिर की। हमारा सर्दियों के बाद जो नवरात्रे आते हैं उनके ही दिन चल रहे हैं। आज 8वां दिन है, तो हमें आज इस साल तो ज़्यादा ही खुशी है कि इस साल इसी सीजन में यहाँ के रोजे भी शुरू हो गए। ये अल्लाह का करम है, भगवान से दुआ है कि जम्मू कश्मीर में शांति आए। ये भी एक वजह है कि रोजे और हमारे नवरात्रा इकट्ठे आना, ये भी एक अलामत है अच्छे दिनों के आने की। और हमें पूरी आशा है कि अच्छे दिन जम्मू कश्मीर में आएंगे, वही हालात होंगे जैसे हम पहले रहते थे, हिंदू मुसलमान सिख सब भाई भाई। तो आज यहाँ पर उसी बारे में एक हवन हो रहा है, ये हम हर साल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में अमन दे, सिर्फ अमन दे और रोजगार दे। रोजगार आएगा तो अमन आएगा, अमन आएगा तो रोजगार आएगा। हम ये जो हवन यहाँ पर आज चल रहा है, ये हम अष्टमी को बैठते हैं और सप्तमी को बैठते हैं और अष्टमी को पूर्णाहुति। ये कल शाम को हमने 5:30-6 बजे स्टार्ट किया, तो ये 1 बजे पूर्णाहुति होगी, 1 बजे खत्म होगा। हमने कल से ही लगे हम इसी प्रार्थना के लिए। पहली बात यह है कि जो कश्मीर की सिचुएशन पिछले 32 साल से है वो नॉर्मल हो जाए। बहुत से हालात अभी ठीक हुए हैं जो हमने पिछले दिनों या पिछले 2-3 साल में देखा, काफ़ी हालात सुधरे हैं। अब टारगेट किलिंग्स होते हैं, उसके वजह से अभी हमारी टीम में डर खौफ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ पे कश्मीर की सोसाइटीज़ हैं, जो ये कमेटियाँ हैं, ये वापस आ जाए, सामने आ जाए और इस चीज़ का मुकाबला करें। हमें मस्जिदों में अनाउंस करना चाहिए कि हम जो भाई भाई हैं, इनके साथ मत छेड़ो, हम वापस आ जाएंगे, आराम से यहाँ बैठेंगे। हम तो वही चाहते हैं, हमारा दिल चाहते हैं। हम रात को भी ख्वाब में अगर ख्वाब देखेंगे तो वो कश्मीर का ख्वाब ही देखते हैं। और उधर अरनिया में भी अष्टमी पर कुंजक पूजन के साथ साख विसर्जन किया जाता है और इन मजहबी रसूम की अंजामदही के बाद नवरात्रा का इख्तिताम हो जाता है। अपने घरों में पूजा अर्चना के बाद साख विसर्जन करने के लिए अकीदतमंद नदी किनारे पहुंच गए थे।
सरों पर साक उठाए नंगे पांव चल रहे भक्त जयकारों लगाते हुए तवी किनारे पहुंचे। इस दौरान मां दुर्गा के जयकारों से माहौल काफी मजहबी हो गया। जी मैं व्रत रखे रहे माता रानी दे ते व्रत बड़े सुख शांति कन्नै सारे निकले ने ते माता रानी साडे पर कृपा करे, मेरे परिवार विच सुख शांति दे। अगले बार भी भाई सुख शांति विच माता रानी आए, सारी इ'यै मनोकामना है, सुख शांति च दे माता रानी सारे परिवार विच सुख शांति दे, सारे परिवार विच भाई ठीक ठाक रखे, सारी इ'यै दुआ है माता रानी। डोडा यूथॉन फेस्टिवल खत्म हो गया है। चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप, बीच वॉलीबॉल, डिस्क थ्रो, शॉटपुट और दूसरी तफरीही सरगर्मियों के साथ शिनबोट प्रेमनगर में मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन ने किया। एसएसपी अब्दुल कयूम भी मौजूद थे। राफ्टिंग चैंपियनशिप से जिले में देही सतह पर एडवेंचर टूरिज्म को फरोग मिल रहा है। नौजवानों को मुफीद सरगर्मियों में शामिल करने से इनके लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 5 राफ्टिंग टीमें, 8 वॉलीबॉल टीमों ने किस्मत आजमाई की। ये पर्टिकुलर एरिया जो चेनाब का है, ये नेशनल लेवल राफ्टिंग के लिए नोटिफाई हो जाए, उसके लिए एक रूटीन फीचर बन जाए, ताकि डोडा का जो एडवेंचर टूरिज्म का पोटेंशियल है वो पूरे हिंदुस्तान में हम लेके जा सके, उसमें अपने यूथ को इन्वॉल्व कर सके और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। डोडा डिस्ट्रिक्ट में केवल वाटर स्पोर्ट्स ही नहीं, ट्रैकिंग, स्नो स्पोर्ट्स, आपके इवन माउंटेन क्लाइंबिंग के भी कुछ हैं, पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में यहाँ इस्टेब्लिश होनी चाहिए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि डोडा, भदरवा, जिसमें लाल द्रमन भी है, जिसमें भदरवा भी है, जिसमें धारे हैं, हमारी जंतरून है, जिसमें दल द्रमन है, ये सब वो जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। लोग यहाँ पे अपनी नेचर को एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आ सकते हैं, लोग यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आ सकते हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट एक पैकेज है हर उम्र के व्यक्ति के टूरिज्म को फुलफिल करने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।